So yes, hello everyone. I am Jeet Kumar. Welcome to all of you on this digital platform of Eternal IAS. And today we are going to discuss about 5th of जून द हिंदू के न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, वन बाय वन हम ईच एंड एवरीथिंग यहां पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप जो एटर्नल आईएएस की ये जो पहल है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो जितने भी आपके जान पहचान वाले जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि ये कंपाइलेशन है। हमेशा एटर्नल आईएएस क्या कर रहा है कि एक दिन पीछे का करंट अफेयर देता है ताकि पूरा कंपाइलेशन अच्छे से दिया जा सके। नॉट इवन कभी कभी इसमें द हिंदू के अलावा भी इंडियन एक्सप्रेस और डिफरेंट जगह से चीजें उठाई जाती हैं, देन कंपाइल करके करंट अफेयर को आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंट आर्टिकल्स पर। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला आर्टिकल कौन सा है। तो द हिंदू में बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 56 1 सेकेंड, यस 56 फ्लैप सेल ब्लैक टर्टल डेड इन अ फायर इन प्राइवेट लैंड इन कसरगोड। ठीक है, सो क्या हुआ कि किसी प्राइवेट लैंड पर फायर की वजह से लगभग आपके कितने 56 फ्लैप सेल ब्लैक टर्टल की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि काफी ये टॉपिक हाईलाइट में है। एंड अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आप इसको जोड़ सकते हैं GS3 के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से। GS3 के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो लगभग कितने 56 फ्लैप सेल ब्लैक टर्टल्स की क्या हुई है, डेथ हो गई है। और जो कि अपने आप में मतलब इतना ज्यादा करंट अफेयर्स में ये है कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, स्पेशली प्रीलिम्स में, इन्वायरमेंट में। अब इसमें जानने की आवश्यकता क्या है कि जैसे अभी देखो 2023 का पेपर अभी हुआ प्रीलिम्स का, उसमें क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से, या फिर वी कैन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से जो हैं भाई रात को एक्टिव होते हैं, कौन कौन से एनिमल रात को एक्टिव होते हैं, और उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो टर्टल है इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आता है। एक हमारे यहाँ है लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके किस शेड्यूल में आता है। और शेड्यूल 1 की स्पीसीज तो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि हम उनको पढ़ सकें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शेड्यूल 1 की जो जितनी भी स्पीसीज हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो, उनको हमें जरूर पढ़ना है। ठीक है, उनको हमें जरूर पढ़ना है कि जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बीच में है, जो शेड्यूल 1 में है, तो उसके डिफरेंट शेड्यूल्स भी हैं। सो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो तो आप इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, वो तो स्टैटिक पार्टी है। सो इस तरीके से आपका जो ब्लैक टर्टल है वो दिखाई देता है। और ये देखिए जो इसका ऊपर का जो एक खोपड़ी है ना, ये क्या होता है, ये हार्ड नहीं होता एज कंपेयर टू अदर टर्टल्स। तो टर्टल के नाम पे क्या पढ़ लेते हैं हम, टर्टल के नाम पे हम देखो डिफरेंट चीजें पढ़ लेते हैं कि भाई जो टर्टल है ऑलिव रिडेड टर्टल को बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमें इंडियन ब्लैक टर्टल के बारे में और इंडियन फ्लैप शेप टर्टल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जहां मैं कहूं कि स्टार कर लेना, उसका एक शॉर्ट नोट बना लेना, ताकि जब आप प्रीलिम्स दो तो आप इसको रिवाइज कर लो बार बार। सो द इंडियन फ्लैप शेप टर्टल इज अ फ्रेश वाटर स्पीसीज। तो पहला इसको स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये कैसा है, फ्रेश वाटर टर्टल है। ठीक है, दूसरा फ्लैप शेप नेम स्टेम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फेमोरल फ्लैप लोकेटेड ऑन द प्लेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये उसकी जो स्किन है उसके बारे में बता रखा है कि ये उसमें जो स्ट्रिप्स हैं वो, या फिर जो फ्लैप शेप है वो, उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको फ्लैप शेप कहा जाता है। इट इज रिएक्टिवली स्मॉल सॉफ्ट सेल टर्टल विद इन अ करा पेस लेंथ ऑफ अप टू 3। अभी लेंथ वगैरह कोई नहीं पूछेगा, और ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर यहां से अगर कोई मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूं तो ये कहूंगा कि फ्रेश वाटर स्पीसीज है ये टर्टल। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो एक ड्यूगोंग करके है, ड्यूगोंग गाय करके है,
तो उसके बारे में पूछा हुआ है कि वो कहाँ पर मिलती है, या फिर हमारे जो लॉयन है, ठीक है, उसके बारे में, एशियाटिक लॉयंस के बारे में पूछा हुआ है कि वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी जरूरी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर ही हम इसको क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो देखो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, और आपका म्यांमार। और इससे पता लगता है जैसे इरावदी रिवर किसकी है, म्यांमार की है, तो इससे पता लगता है कि जो टर्टल है ये रिवर में भी मिलते हैं, ठीक है। दे लाइव इन द शैलो क्वाइट ऑफन स्टैग्नेट वाटर ऑफ रिवर, स्ट्रीम, मार्सिस, पॉन्ड, लेक और इरिगेशन कैनाल एंड टैंक्स, ठीक, एंड टैंक्स, सॉरी, ठीक है। सो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, तो इसको स्टार कर लीजिए। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आई थिंक 5 शेड्यूल्स हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो ये आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 1972 के शेड्यूल्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें जो अमेंडमेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तब जाकर आपकी जो डिफरेंट चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, नॉट अ सिंगल टाइम, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। फिर हमें पढ़ना है इंडियन ब्लैक टर्टल के बारे में। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलता है, एक्वाटिक स्पीसीज है, मेनली एसोसिएटेड विद स्टैंडिंग वाटर बॉडीज एंड समटाइम रिवर्स में भी ये मिल जाता है, ठीक। सबसे बड़ी बात इसको स्टार करिए कि ये एक ओमनीवोरस है, मतलब जो कि आपका बेसिकली क्या है कि शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी है, ठीक है। जो बेसिकली आपके फल फ्रूट या फिर पत्ते वत्ते ये भी खाता है और साथ में मांस भी खाता है, तो ओमनीवोरस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहां पर, हिल रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलता है, गुजरात में मिलता है, सदर्न ईस्ट कोस्ट में मिलता है, एंड सेपरेट जंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, ठीक है। नदर्न एंड नदर्न ईस्ट इंडिया में मिलता है। कंजर्वेशन स्टेशन लीस्ट कंसर्न में है, ठीक है। तो ब्लैक टर्टल के बारे में बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई ये आपका रिवर्स में भी मिल सकता है, एक्वाटिक स्पीसीज है, ओमनीवोरस है, ठीक है। कहाँ मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार कर लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इसके माध्यम से देखो पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसके माध्यम से और डिफरेंट चीजों को हम कवर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये है क्या, अगर पढ़ना ही है किसी को। जैसे कहते हैं ना कि करंट अफेयर पढ़ने में मुझे 4 घंटे लग गए, तो इसलिए 4 घंटे लगते हैं करंट अफेयर पढ़ने में, क्योंकि करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी वो लोग कवर करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन के किस स्टेटस में है, तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर आईयूसीएन की भाई जो डिफरेंट चीजें हैं, आईयूसीएन की किस कैटेगरी में है, क्या कैसे रखता है, क्या है उसके पीछे वजह है, तो आईयूसीएन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देखो साइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि साइट्स की ये अपेंडिक्स 2 में है, तो किसके बारे में पढ़ सकते हैं, साइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साइट्स के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो साइट्स के ऊपर आज एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। तो आपको क्या करना है कि साइट्स के बारे में घर पे पढ़ना है, और उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैं आपसे साइट्स के बारे में पूछूंगा तो इसमें क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक। और साइट में टोटल 3 अपेंडिक्स होती हैं, 1, 2 एंड 3 अपेंडिक्स होती हैं। और ये क्या करता है, मैं ओवरऑल एक आइडिया बता देता हूं। साइट्स का काम होता है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना किसको, एनिमल और प्लांट दोनों को प्रोटेक्शन देना है। बड़ी सिंपल सी बात है, एनिमल और प्लांट दोनों को प्रोटेक्शन देना है, ताकि उनकी जो सर्वाइवल है वो खतरे में ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए वो, ठीक है। तो ये एंडेंजर्ड ना हो जाए, तो उनको क्या करना है, उनके जो व्यापार है, उसका जो ट्रेड है, उसके ट्रेड पर भी निगरानी रखनी है। तो साइट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली ऑर्डिनेंस इज एन अनबेस्ड पावर ग्रैब। तो आप इस आर्टिकल को GS2 में पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कर सकते हैं। और सेंटर और स्टेट के रिलेशन से लेकर भी ये आर्टिकल रिलेट करता है। तो आर्टिकल का एसेंस क्या है, तो बेसिकली जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज मैं आपको बता देता हूं कि पहले बहुत सिंपल सी भाषा में, आसान सी भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि जो दिल्ली है वो है एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है।
जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, पहली बात तो ये एक बेसिक सी चीज। सो आर्टिकल 239 ए ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीन विषय छोड़कर, ये तीन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, ये तीन विषयों पर लॉ कौन, ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ कौन बनाएगा, उस पर लॉ बनाएगा आपका बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट पर या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है इस पर, ठीक है। तो ये बेसिकली मामला है। अभी क्या हुआ है कि सर्विसेज को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ है, किसके बीच, किसके बीच, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच और अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। पिछले 8-9 साल से ये चल रहा है। तो ऑन में 19th दिस ईयर यूनियन गवर्नमेंट प्रोमोगुलेट एन ऑर्डिनेंस, अभी समझाता हूं क्या चक्कर है। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 दैट इफेक्टिवली नलिफाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 11th में ऑन द पावर ओवर ब्यूरोक्रेट अपॉइंटमेंट इन दिल्ली। तो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सर्विसेज हैं उसके अपॉइंटमेंट की पावर पहले किसके पास थी बेसिकली, क्योंकि इन तीनों को छोड़कर, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर जो भी पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। तो ब्यूरोक्रेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए थी, बेसिकली किसके पास होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये तीन जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ बना सकते सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पर एक गवर्नर है एलजी जिनको कहते हैं, ठीक है। अब ये गवर्नर ने बोला कि नहीं, सर्विसेज भी हमारे पास है। तो इसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि देखो ये तो इनके पास तो ये वाली पावर भी है, इसमें ये एक और ऐड करना चाहते हैं, दैट इज सर्विसेज या फिर ब्यूरोक्रेट अपॉइंटमेंट इन दिल्ली जो है ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अब एक पिटीशन डाल दी एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में कि दिल्ली गवर्नमेंट को ही ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना चाहिए, ये पावर उनके पास है। उसी जजमेंट को नलीफाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई और उस ऑर्डिनेंस से जो ब्यूरोक्रेट के अपॉइंटमेंट है वो उन्होंने क्या कर दिया, अपने पास रखा। तो उसके अवॉइड उसको कर दिया। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच भी आ सकता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच और लेजिस्लेटिव के बीच, या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच, या लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच क्या हो सकता है, ये सीधा टकराव हो सकता है। एक एग्जांपल आप यहां से भी उठा सकते हैं, ठीक है। द ऑर्डिनेंस रिमूव द एंट्री 41 सर्विसेज ऑफ द स्टेट लिस्ट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट एंड कंट्रोल एंड क्रिएट द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम टू डिसाइड द सर्विसेज ऑन मैटर। तो बेसिकली अब यहां पर क्या करा, एंट्री 41 के अंदर जो ये आते हैं तो इसमें सीएम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ठीक है, नेशनल चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है होम, तो ये मिलके डिसाइड करेंगे। अब इसमें दो व्यक्ति क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और अकेला चीफ मिनिस्टर किसका है, दिल्ली का है। तो अगेन फिर यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो जाता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में करेंगे तो वोटिंग राइट्स किसके पास चले गए, फिर दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, ठीक है। Further, the ordinance provide that if a disagreement arises between authority LG and decision of LG shall prevail, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आर्टिकल 239 के अंदर मैंने बताई थी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और आपका पब्लिक ऑर्डर और आपका लैंड पर कौन कानून बना सकता है, ये कानून बना सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, देखते हैं इसके बारे में क्या आउटपुट निकल के आ सकता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है, एक तो ये पढ़ लेना है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अध्यादेश। कौन इसको प्रोमोलगेट करता है, कौन इसको लेके आता है, ठीक है। कब आ सकता है, ठीक है, हु, व्हेन एंड हाउ, मतलब किस किस कंडीशंस में आ सकता है। तो ये डिफरेंट चीजें हमें यहां पर ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ लेनी चाहिए। और आर्टिकल 239 ए जो कि पावर देता है किसको, सेंट्रल किसको पावर देता है, बेसिकली एनसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को पावर देता है। किस अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था, 69th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो ये भी हमें याद में रखना है, क्योंकि
अभी हाल ही में 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू जो है फंडामेंटल राइट्स की जो पावर थी उसमें जुडिशरी की पावर को रोका गया था। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो उसका जो सही आंसर था वैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, क्योंकि नेहरू जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया और 9th शेड्यूल में ऐड करके ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट 9th शेड्यूल पर भी रिव्यू कर सकती है, लेकिन उस टाइम ऐसा था। तो फंडामेंटल राइट तो बेसिकली जमींदारी उन्मूलन करने के लिए बेसिकली ऐसा किया गया था। बाकी जब आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहां उसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टेटस ऑफ दिल्ली बीइंग यूनियन टेरिटरी अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट the national capital territory under article 239A engrafted by the constitution 69th amendment act। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 239A रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लिया गया था। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द 69th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड आर्टिकल 239AA which declared the union territory of Delhi is administration by the LG who work on aid and advice of legislative assembly, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सीएम है या पीएम की हम बात करें, इवन पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उसमें उसकी एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। लेकिन दिल्ली में थोड़ा आप और बीजेपी के बीच थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। However, the aid and advice clause pertain only to matter on which the elected assembly has power under the state or concurrent list, exception public order, police and land। हाँ, तो जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों को छोड़ के बाकी चीज पर एड एंड एडवाइस जो देंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बेसिकली देखा जाए तो बाध्य ही होती है उस पर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 239 ऑल्सो नोट दैट LG has to either act on aid and advice of council of minister and he is bound to be implement the decision taken by the president on a reference being made by him। तो बाउंड है वो, ठीक है। आर्टिकल 123 रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस, किससे रिलेट करता है? ऑर्डिनेंस से रिलेट करता है। अगेन एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप इसको। और पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा लीजिए, आज ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ लीजिए, तो कोर और करंट दोनों एक साथ हो गए। अध्यादेश के बारे में पढ़ लीजिए, तो आर्टिकल 123 किससे रिलेट करता है? प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट द प्रेसिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन अर्जेंट सिचुएशन। तो प्रेसिडेंट को यह पावर है आर्टिकल 123 के तहत कि भैया अर्जेंट बेसिस पर, या दो हाउस हैं, जैसे आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, तो राज्यसभा सेशन में ना हो और लोकसभा सेशन में हो, लोकसभा सेशन में ना हो और राज्यसभा सेशन में हो, या फिर दोनों के दोनों ही सेशन में ना हो, दोनों के दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो, तब क्या हो सकता है? आपका ऑर्डिनेंस को लागू किया जा सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अध्यादेश लाने की कंडीशंस हैं। बट इट रिक्वायर, एक बात और मैं बता देता हूं, अध्यादेश के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अध्यादेश के माध्यम से संविधान में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। बट इट रिक्वायर सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट रीअसेंबल। मतलब कि अगली बार जब पार्लियामेंट मिलेगी, सेशन मिलेंगे, सत्र चलेगा, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर, इट मींस कि 6 हफ्ते या वी कैन से 42 डेज। एक बार प्रीलिम्स में 42 डेज का पूछ लिया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो 42 डेज के अंदर अंदर इस पर परमिशन मिलनी चाहिए, देन उसके बाद ये कानून बनता है, ठीक है। वरना उसके बाद नल एंड वॉइड हो जाता है। एन ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेट बाय द प्रेसिडेंट हैज अ मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स, 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रोमोगुलेशन, ठीक है। उसके बाद द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन ऑल्सो इश्यू एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213। तो 123 213 याद रख लेना, 123 213, ठीक है। तो कब कब हो सकता है? असेंबली अगर सेशन में ना हो, लोकसभा सेशन में ना हो, या राज्यसभा सेशन में ना हो, या दोनों के दोनों सेशन में ना हो, तब आपका बेसिकली ऑर्डिनेंस लेके आया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट इन द सेंटर, और उसके बाद गवर्नर लेकर जा सकता है आर्टिकल 213 के तहत। कहां पर? स्टेट में लेके आया जा सकता है। तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता किसको?
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। किसके माध्यम से? आपके किसके माध्यम से? ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेटो चीफ अर्ज टर्की नॉट टू वीटो स्वीडन बिड्स। सो बेसिकली आपको पता ही होगा या नहीं पता है तो कि नेटो में अभी हाल ही में 2023 में अप्रैल में फिनलैंड जो है 31st मेंबर उसका बना। अब 32nd मेंबर बनने की इच्छा रख रहा है कौन? स्वीडन। स्वीडन बनने की क्या कर रखा है? इच्छा रख रहा है। लेकिन टर्की क्या कर रहा है? उसके अगेंस्ट वीटो का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो बेसिकली ना बन पाए। ठीक है, तो यही है मेन न्यूज आर्टिकल, यही है। तो हमें क्या पढ़ना है यहां पर? आप इसको रिलेट कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन से, जो कि आता है GS2 में। ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर नेटो के बारे में देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ चुका है यूपीएससी, लेकिन नेटो के बारे में अभी तक उसने नहीं पूछा है। जैसे G20 पूछ चुका है। G20 तो लगातार 2 साल से लगातार पूछ रहा है। G20 के कंट्रीज तक पूछ लिए उसने। इस बार G20 का 2023 में फिर से क्वेश्चन आया है। G20 के अलावा ब्रिक्स के बारे में पूछ चुका है। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, फेमस ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बारे में वो पूछ चुका है, लेकिन अभी तक नेटो के बारे में नहीं पूछा। तो हमारा स्वाभाविक सा एक एम है कि भाई नेटो को हम पढ़ लें, ताकि पूछेगा और 31 कंट्रीज को एक बार हमारी नजर बने। तो ब्रिसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है कि एक टाइप का ना मिलिट्री अलायंस है, कि जैसे कि मान लीजिए यूएसए है और 31 कंट्रीज उसमें है, तो ऐसा माना जाता है कि एक अगर यूएसए पे कोई हमला करेगा तो उस हमले को हम अपने आप में मानेंगे और 31 देश उस कंट्री से मिलकर लड़ेंगे। तो इस टाइप का एक ये संगठन है। ठीक है, और इसको वॉशिंगटन ट्रीटी, ठीक है, 1949 में, ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहा जाता है। 1949 में बाय द यूएस, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन के अगेंस्ट इसे बनाया गया था। 1949 में इसे बनाया गया था और इसको क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? वॉशिंगटन ट्रीटी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वॉशिंगटन ट्रीटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और वहां पर आपको ब्रिक्स दिया जा सकता है, आपको नेटो दिया जा सकता है, आपको G20 दिया जा सकता है, एंड नन ऑफ द अबव दिया जा सकता है। बट ट्रेंड चेंज हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है ओनली वन, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट अबव, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री ओनली, ऐसे करके पूछा जा सकता है। और वॉशिंगटन ट्रीटी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जा सकता है। तो अब आपका काम यह है कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है तो उनकी एक लिस्ट बना के रख लें, मे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो टोटल इसके 31 मेंबर है और 31st मेंबर इसका फिनलैंड बना था। कब बना था? 2023 में ही बना, अप्रैल में बना। ठीक है, तो पता नहीं, पूछा नहीं, लेकिन अगली बार जरूर पूछेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि 2023 में करंट अफेयर में था काफी, अप्रैल में, मई में तो पेपर ही था, तो इसलिए नहीं बना होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर पूछेगा। NATO essential enduring purpose is to safeguard the freedom and security of all its member by political and military means। ठीक है, NATO has an integrated military command structure but a very few force asset are exclusive its own। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका क्या है, फिनलैंड जो है 31st मेंबर बना नेटो का। और कौन कौन से मेंबर है? देखो 12 तो फाउंडिंग मेंबर है इसमें, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके एंड यूएसए। 19 कंट्री ने बाद में, देखो टर्की भी इसका मेंबर है। बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन होता है कि टर्की क्या नेटो का मेंबर है या नहीं है, तो टर्की इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेटो, है ना। सो जर्मनी इसका मेंबर है, स्पेन इसका मेंबर है, हंगरी, पोलैंड, ठीक है, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैकेडोनिया और ये फिनलैंड। ठीक, तो ये 2020, 17 और ये सब याद रखना। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये नेटो के मेंबर्स का एक डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, है ना, ताकि आपके एल्बम में पढ़ा रहे और आप जब भी अपने एग्जाम्स को पढ़ें, जब भी चीज़ों को देखें तो आपको आराम से याद हो जाए। तो मैंने क्या कहा था कि जब आपके जो टर्टल्स हैं वो साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आते हैं, और मैंने क्या कहा था कि जो साइट्स जो है इज नॉट ओनली
जो ट्रेड को कंट्रोल करता है एनिमल के, बट ऑल्सो इंक्लूड करता है प्लांट के ट्रेड को, एनिमल एंड प्लांट के ट्रेड को कंट्रोल करता है, ताकि एक्सटिंट ना हो जाए, या फिर उसमें बहुत सारी जो समस्या हैं या फिर वो विलुप्त ना हो जाए, और एटलीस्ट वन कंट्री में वो रहे। तो 3 अपेंडिक्स होती हैं साइट्स की। साइट्स को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ठीक है, ये आपको देखना है, साइट्स के बारे में पढ़ना है। और इसका जो आंसर है ओनली ए, ओनली बी, ओनली बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, ठीक है। तो यहां पर वैसे मैंने आंसर दे दिया है आपको, लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कि यहां पर आंसर दे दिया है आपको, आपने देख भी लिया होगा, लेकिन अगर देख लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आंसर गलत है। मैं कह रहा हूं इस बात को, अगर आपने आंसर देख लिया है, वैसे आंसर लिखा हुआ है यहां पर, चलिए मैं आंसर भी दिखा देता हूं, छोड़ो। यहां पे आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी, बट दिस इज अगेन अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये आपको भ्रमित करने के लिए भी हो सकता है। तो आपको साइट्स के बारे में पढ़ना है कि साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, और एनेक्स व्हेन कंटेन स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट वन कंट्री। तो ये 3 एनेक्स हैं, इन तीनों एनेक्स के बारे में पढ़ना है। देन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। सो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, और करंट अफेयर में जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो यहाँ पर वो सारी कवर हो गई हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।